Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel Commerce Net Express. My dear friends, आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए क्योंकि आज हम एक ओल्ड पेपर है आरपीएससी पीजीटी कॉमर्स का, इसका आज डिटेल्स सॉल्यूशन करेंगे और इस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको किस डायरेक्शन में आपकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी करते हुए चलेंगे और काफी क्वेश्चन 100 से अबव क्वेश्चन है तो थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी सब्जेक्ट कॉमर्स है और आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की, तो ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड हियर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म नंबर ऑफ रिजर्व इंडस्ट्रीज फॉर द पब्लिक सेक्टर इज रिमेन्स। हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से जो इस टाइम पब्लिक सेक्टर में कितनी इंडस्ट्रीज रह गई हैं जो केवल गवर्नमेंट के पास है, क्या वो 8 है, 6 है, 17 है या 3 है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब ये क्वेश्चन पेपर 2011 में आया था उसके अकॉर्डिंग ये थी 3, लेकिन आज के टाइम में बात करें तो केवल 2 रही हैं, एक ऑटोमिक फर्स्ट एटॉमिक और दूसरी रही है आपकी रेलवे की। रेलवे भी ऑलमोस्ट कुछ जगह पे आपका जैसे बुलेट ट्रेन है, ये सब किस में आ गई है, प्राइवेट में आ गई है, लेकिन फिर भी आने वाले टाइम में हो सकता है इसको भी कैंसिल करके ओनली जो एटॉमिक है यही रह जाए पब्लिक के पास, पब्लिक सेक्टर के पास। सो माय डियर फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग 4th रहेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन इंडिया ड्यू टू लिबरलाइजेशन। जब हम बात करें इंडिया में जो लिबरलाइजेशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो नीचे दी गई है उनमें से कौन सी स्टेटमेंट है रॉन्ग है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे बताना चाहूंगी, मैं डायरेक्टली इस पे जंप करूंगी आंसर पे। आपका पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी सोल्व करना है तो हम थोड़ा फास्ट करेंगे। फाइन, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, जो इसके अंदर रॉन्ग स्टेटमेंट है वो 3rd है कि लिबरलाइजेशन की वजह से अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो रिड्यूस नहीं हुई, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, 3rd। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताते हुए चलना चाहती हूँ, इसका जो पीडीएफ फाइल है इस पेपर की वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मैं डाल चुकी हूँ। और साथ में इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको भी मैं सोल्व करा चुकी हूँ, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ में इनकी पीडीएफ फाइल भी अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो वो भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, सभी के मिलेंगे आपको। ओके, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज हियर 3rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इन ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं 4, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारी 3rd है ये रॉन्ग है। पब्लिक एंटरप्राइज हैज नॉट गिवन ऑन लीज टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि लीज पर नहीं दी जाती है आफ्टर द प्राइवेटाइजेशन। और ये 3 स्टेटमेंट से बिल्कुल करेक्ट है, रीड आउट आप कर लीजिएगा। 4th, इन डायनामिक फाइनेंशियल एनालिसिस वी इवेल्युएट। जो हमारी फाइनेंशियल जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एनालाइज करते हैं, उनमें डायनामिक एनालिसिस किसे कहते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका 4th है, ट्रेंड ऑफ फ्यू ईयर्स। हम किसको देखते हैं, डायनामिक का मतलब है, डायनामिक का मतलब समझ गए होंगे कि गत्यात्मक तो चलता रहे। तो हम पिछले जितने भी हमारे ट्रेंड्स रहे हैं उनको भी एक बार उनको एनालाइज करते हैं, ठीक है। नाउ 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। बात करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की, तो इनमें से कौन सी टेक्निक नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, कैपिटल बस्टिंग। ये टेक्निक नहीं होती है किसकी, फाइनेंशियल एनालिसिस की, टेक्निक नहीं होती है। इसके अलावा जो हमारी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, रेशियो एनालिसिस और फंड फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस है, ये सभी टेक्निक्स होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए। नाउ द 6th, देयर विल बी फ्लो ऑफ फंड व्हेन। मतलब यहाँ पे जो कह रहा है कुछ टर्म्स दी गई हैं, इनके अकॉर्डिंग फ्लो ऑफ फंड इनमें से किस में हो रहा है ये पूछ रहा है। फ्लो फंड के लिए तो डायरेक्ट मैं इस पे जाती हूँ, जंप करती हूँ आंसर पे, जो है 2nd, मशीन इज सोल्ड फॉर द कैश। जब हम मशीन को सोल्ड करते हैं तो क्या हमारे पास कैश आता है, यस। देखिए मशीन जो है हमारी लॉन्ग टर्म एसेट है, जब इसको सोल्ड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। फाइन, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 2nd, इससे फंड फ्लो होगा। नाउ द नेक्स्ट इज 7th, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हुए चलेंगे। करंट रेशियो ऑफ फर्म, एक करंट रेशियो दे रखा है एक फर्म का
2:1 इफ अ पेमेंट 50,000 इज मेड टू सन्ड्री क्रेडिटर, हमने इनमें से जो हमारा करंट रेशियो था उसकी जो लायबिलिटी में से हमने 50,000 किसको पे कर दिए, क्रेडिटर को हमने पे कर दिए। तो हमारा करंट रेशियो अब क्या होगा, इस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो हमारा करंट रेशियो जो होता है वो क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। और ये क्या दे रखा है, 2/1, मतलब 2:1 दे रखा है। लेकिन अगर यहाँ पे मानकर चलते, हम एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए 2 लाख हमारी एसेट्स थी और 1 लाख अगर हमारी लायबिलिटीज होती हैं, और इसमें से अगर 50,000 एज सेइंग कि भाई हमारी एसेट कम हो गई, यहां से हमारी लायबिलिटीज कम हो जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे तो 1.5 लाख रुपए बच गए और यहाँ पे कितने रह गए, 50,000। अब इसको डिवाइड करके देखिए क्या रेशियो आएगा, 3/1, है ना। तो हम देख सकते हैं कि जो पहले रेशियो 2:1 था, अब क्या हो गया 3:1। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं करंट रेशियो क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, चलिए इसको भी करते हैं। इफ द करंट रेशियो दे रखा है 2.5 दे रखा है करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो दे रखा है 1.5, वर्किंग कैपिटल दे रखी है आपको 60,000, आपको करंट एसेट बतानी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो हमें पता है जो हमारी क्या दे रखा है, यहाँ पे देख करंट रेशियो दे रखा है। करंट रेशियो अगर आपको दे रखा है करंट रेशियो, तो जैसे हमें पता है कि करंट रेशियो को होता है, क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं कि जो करंट एसेट है यहाँ पे 2.5 है, और अज्यूम करते हैं कि जो हमारी करंट लायबिलिटी है वो 1 है, क्योंकि कुछ दे ही नहीं रखा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, करंट एसेट हमारी है 2.5, माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी जो थी 1, तो वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई, 1.5 आ गई आपकी। इसको सोल्व करेंगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई, 1.5। और आपको ये तो आपकी रिलेटिव वैल्यू आई है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए 60,000 आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी है और आपको करंट एसेट बतानी है, ठीक है। तो करंट एसेट आपको, आप देखिए 2.5 है आपकी रिलेटिव वैल्यू। तो इसके लिए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 60,000 आपको दे रखा है वर्किंग कैपिटल, और इसके ऊपर जो निकालना है क्या है, आपको एसेट निकालनी है जो दे रखी है 2.5, जिसको निकालना है उसको ऊपर रख दीजिए, और जिससे निकालना है वर्किंग कैपिटल से निकालना है, वर्किंग कैपिटल हमारी कितनी है, रिलेटिव वैल्यू 1.5, जिससे निकालना है उसको नीचे रख देंगे। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 1 लाख, ठीक है। इसको सोल्व करके देखिएगा तो इसका आंसर आएगा 1 लाख, क्योंकि देखिए जो आपका ये डेसिमल है ये तो कट हो जाएंगे, और फिर आप इसको करेंगे तो इजीली आपका सोल्व हो जाएगा। ओके, कोई ज्यादा इसमें नहीं है कैलकुलेशन, तो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 9th, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। ओके, अ कंपनी एवरेज स्टॉक दे रखा है 80,000 का, एक कंपनी का एवरेज स्टॉक है 80,000, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 6, एंड द सेलिंग प्राइस दे रखा है 25% अबव किसे, कोस्ट से, देन द अमाउंट ऑफ सेल्स विल बी। तो हमने क्या पता चला, यहाँ पे हमें पता चला का एवरेज स्टॉक हमारे पास है, टर्नओवर रेशियो पता है हमें, और हमें सेलिंग प्राइस पे 25% दे रखा है कोस्ट का। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो होता है, जस्ट होल्ड ऑन वेयर इट इज, हाँ, जो हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन क्या होता है आपका एवरेज स्टॉक, ठीक है, एवरेज स्टॉक, ये आपका क्या होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ओके, तो आप यहां से देख सकते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपका क्या दे रखा है, सॉरी, स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपका दे रखा है 6, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे नहीं रखी है तो आपको निकालनी पड़ेगी, और स्टॉक एवरेज स्टॉक दे रखा है आपको 80,000। तो आप यहां से इसको करके इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आई है आपकी, जो आई है 4,80,000। फाइन, जब आपकी 48 ये आ गई है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें क्या निकालना है, सेल निकालना है, और सेल के लिए सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, 25% अबव द कोस्ट। अब हमें कोस्ट का पता नहीं है तो इसके लिए क्या करेंगे, जो चीज नहीं दे रखी कोस्ट निकालनी है, कोस्ट हमें देने रखी, तो मान लेते अज्यूम करते कि कोस्ट मान लीजिए 100 थी और उसका 25% अबव पर सेल किया, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या रहेगा, सेलिंग हो गई हमारी 125। अब यहाँ पे हमारे रिलेटिव वैल्यूज आ गई, नहीं, हाँ, रिलेटिव वैल्यूज आ गई, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रखी है 4,80,000 की।
हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सेल्स निकालनी है, जो हमारी दे रखी है रिलेटिव जिसको निकालना है उसको ऊपर रख दीजिए, और जिससे निकालना है, किससे निकालना है, कॉस्ट से निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है और इसकी रिलेटिव वैल्यू भी दे रखी है जो हमने अज्यूम करके चले हैं। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या रहेगा आपका 6 लाख। फाइन, राइट ऑप्शन हमारा होगा सेकंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार खुद से करके देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच ट्रांजैक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल अफेक्ट वर्किंग कैपिटल, हमारी वर्किंग कैपिटल को इनमें से कौन इफेक्ट करेगा। तो बताइए कौन करेगा। वर्किंग कैपिटल क्या होती है आपकी, करंट एसेट अपॉन माइनस करंट लायबिलिटी। तो देखिए वर्किंग कैपिटल को जब इफेक्ट की बात करेंगे तो कौन करेगा, अगर आपका जो एक्टिविटी हो रही है वो करंट और नॉन करंट के बीच में होती है तो इफेक्ट करती है हमारे वर्किंग कैपिटल को। तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं जंप करूं तो क्या करूंगी, इश्यू ऑफ डेबेंचर। अगर मान लीजिए वो डेबेंचर इश्यू करती होगी कंपनी, तो ये होगा एक तो हो गए नॉन करंट, क्योंकि डेबेंचर तो नॉन करंट है लेकिन कैश तो अभी आ रहा है, वो आपका करंट हो गया। तो यहीं पे इफेक्ट आपको किसका देखने को मिल रहा है, कैश का देखने को मिल रहा है। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा होगा थर्ड। 11 देख लीजिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इनमें से कौन सी एक्टिविटीज है जिसमें से कैश फ्लो नहीं हो रहा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होती है, जिससे आपकी मतलब बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट होता है, मेनली वही होती है आपकी। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड। ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है बल्कि ये आपकी इन्वेस्टिंग थी, है ना। कैश रिसीट मिला है सेल ऑफ द फिक्स्ड एसेट से, आपने कोई इन्वेस्ट कर रखा था फिक्स्ड एसेट में, उसको सेल करके जो पैसा मिला वो इन्वेस्टिंग थी आपकी। तो राइट ऑप्शन होगा थर्ड, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं हुई। ओके, नाउ द 12th क्वेश्चन इज सेइंग आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एक बिजनेस के लिए कौन सी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वो होती है जब एक बिजनेस इन्वेस्ट करता है फिक्स्ड एसेट में, ठीक है, या फिर कोई लॉन्ग टर्म कोई भी एसेट है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसकी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसके अंदर कह रहे हैं इनमें से कौन सी कैश फ्लो होगी, जिसमें कैश फ्लो किससे हो रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इनमें कौन सी है ये बताना आपको। तो राइट ऑप्शन डायरेक्टली मैं बताती हूँ, थर्ड है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपकी ये क्या रही है, आपकी फिक्स्ड एसेट पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या होगा आपका, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। नाउ द 30th, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट द कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन सी होती है, आपका कैपिटल है, लोन है जो लॉन्ग टर्म के, वो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है। तो इनमें से कौन सी नहीं है ये पूछा है। तो 13th का रहेगा फोर्थ, डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड अगर रिसीव हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर रखा था, इसलिए डिविडेंड को रिसीव कर रहा है कंपनी। ओके, तो ये रिसीव हो रहा है, तो ये आपकी फाइनेंसिंग नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रहेगी, और ये जो है ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। फाइन, नाउ द नेक्स्ट इज गिव द नेम ऑफ द कॉस्टिंग मेथड। इनमें से कौन सा कॉस्टिंग मेथड है, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रोसेसिंग कॉस्टिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ये सब आपकी टेक्निक्स होती हैं कॉस्टिंग की, कॉस्ट की टेक्निक होती है, लेकिन जो प्रोसेस कॉस्टिंग होती है वो एक मेथड होता है, ठीक है। सो दैट राइट ऑप्शन इज थर्ड। 15th क्वेश्चन इज आस्किंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेज इनवर्ड इज इंक्लूड। जो हमारी कैरेज इनवर्ड होता है, मान लीजिए आप कहीं से रॉ मटेरियल लेके आ रहे थे तो किसी कार्ट पे या फिर इस गाड़ी में डालकर अपने गोडाउन तक लेकर आ रहे थे, या फिर जो प्रोडक्शन प्रोसेस जहां पे हो रहा है वहां लेकर आए, तो वो क्या माना जाएगा। तो मैं डायरेक्टली मैं बताती हूँ, वो आपका प्राइम कॉस्ट मानी जाएगी। जैसे आपकी प्राइम कॉस्ट कौन कौन सी होती है, लाइक आपका लेबर होती है, डायरेक्ट लेबर होती है, और डायरेक्ट मटेरियल जो होता है वो आपका क्या होता है, प्राइम कॉस्ट होती है। तो ये जो इनवर्ड आ रही जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है वो आपकी प्राइम कॉस्ट, जो डायरेक्टली आपका किसी प्रोडक्शन पे इफेक्ट डालती है वो प्राइम कॉस्ट होती है। तो राइट ऑप्शन इसका फोर्थ रहेगा। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेज। हमारी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कब डिक्रीज होती है, माय डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उसका जगह का जो
रेंट है वो 10,000 जा रहा है, तो इस पर फर्क नहीं पड़ता। आप अगर मान लीजिए वो जो फैक्ट्री है वो अगर 1 लाख प्रोडक्शन कर रही है, ओके, तो क्या होगी, इसकी जो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट थी ये डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर वो यहाँ पे 10,000 ही कर रही है या 9,000 ही कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, तो ये इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब जब हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सेकंड होगा, विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस्ड। फाइन। 17, द नेम ऑफ द ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमेटी हैज बीन चेंज्ड एज, जो हमारी ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी थी उसका नाम चेंज कर दिया गया है। वो क्या कर दिया गया है ये पूछा है, तो उसका क्या कर दिया गया है, फर्स्ट कर दिया गया है जो है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। फाइन, इसको प्लीज याद रख लीजिएगा। नाउ द 18 क्वेश्चन इज आस्किंग, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड बाय, जो एक कंपनी होती है जब वो इनकॉर्पोरेट की जाती है, स्टार्ट की जाती है एंटरप्रेन्योर से, तो उसका फर्स्ट जो ऑडिटर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? क्या शेयर होल्डर करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? तो माय डिफरेंस जो फर्स्ट होता है उसको कौन करेगा? डेफिनेटली वो करेंगे जिन्होंने इनको जस्ट होल्ड ऑन, तो कौन करेगा इसका? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। आउट ऑफ द फॉलोइंग सिविल लायबिलिटी इंक्लूड्स, जो हमारी सिविल लायबिलिटीज होती हैं उसके अंदर कौन क्या क्या इंक्लूड होता है? तो माय डिफरेंस इसके अंदर कर्तव्य के भंग और लापरवाही ये दोनों ही उसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। ओके, एन ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट, स्टेटमेंट वाज यूज्ड इन, एक ऑडिटर को हमेशा क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए, अकेंशक को ईमानदार होना चाहिए। कथन कहाँ प्रयोग किया गया था, मतलब कौन से केस में यूज किया गया था? तो ये हमने पढ़ा है, ये लंदन एंड जनरल बैंक केस में इस स्टेटमेंट को दिया गया था। 21, a contract which is enforceable at the will of aggrieved party is known as, एक कॉन्ट्रैक्ट है कब एनफोर्सेबल होगा? ओनली द जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसने वो कंप्लीट करने के एग्री किया है, अगर वही अपनी मर्जी से करती है तो ही वो एनफोर्सेबल होगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये किस तरह का एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? तो कौन सा रहेगा माय फ्रेंड? वॉइडेबल, है ना? क्या रहेगा? वॉइडेबल, कि वो वॉइड कर सकता है उसको। नाउ द नेक्स्ट इज 22, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग और ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंड करता है किसी इवेंट के होने के ऊपर, तो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? तो एक तरह से कॉन्टिजेंट हो गया, है ना? क्या हो गया? संयोग है यहाँ पर, कि ये संयोग है कि ये अगर ये इवेंट होगा तो ही इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। किसी घटना के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो कॉन्टिजेंट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। नाउ द 23, जनरली एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एक ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसके अंदर दूसरी पार्टी का कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, सिर्फ एक पार्टी का है, तो किस तरह का एग्रीमेंट होगा माय डिफरेंस? वो होगा आपका वॉइड। क्या होगा राइट ऑप्शन इसका? वॉइड एग्रीमेंट है ये। नाउ द 24, कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, अगर कोई कहता है कि मेरा ये काम कर दो अदरवाइज मैं सुसाइड कर लूंगा, तो किस तरह का कंसेंट मानी जाएगी, किस तरह की सहमति मानी जाएगी? फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर कोर्सन? तो माय डिफरेंस उसको उत्पीड़न कहते हैं हम, ठीक है? उसको क्या कहते हैं? उत्पीड़न कहते हैं, कोर्सन कहते हैं। नाउ द 25, एक्सेप्टिंग लेसर परफॉर्मेंस अंडर कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज, एक ऐसे एक्सेप्ट करना लेसर परफॉर्मेंस को, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहेंगे माय फ्रेंड? उसको कहेंगे अधिकार त्याग। ओके, क्या बोलेंगे? अधिकार त्याग। नाउ द 26, which of the following right has not been recognized by the Consumer Protection Act, कौन से इनमें से कौन सा वो राइट है जो प्रोटेक्शन एक्ट 1960 के अंडर नहीं आता है? तो कौन सा है वो? ये ऐसा कोई राइट दिया नहीं गया कि राइट टू प्रोटेस्ट, आप प्रोटेस्ट करने का राइट दे, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं दिया गया। 6 दिए गए, 3 आपको यहां देखने को मिले, 6 3 और है। ओके, उनको एक बार गूगल करके रीड कर लीजिएगा। नाउ द 27, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
1986 द डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन बी redress द क्लेम अप टू वैल्यू ऑफ, ऐसे कह रहे हैं जब हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, अब ये जो नया आ चुका है वो 2019 में आ चुका है, लेकिन ये पुराने के अकॉर्डिंग दिया गया है क्योंकि पेपर ही 2011 का है, तो उसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना है तो आपको कितनी अमाउंट तक का क्लेम लेने आपके पास होना चाहिए जिसके लिए जाना है, तो वो कौन सा होना चाहिए, 20 लाख तक। अगर आपका 20 लाख से नीचे है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाते हैं, और अगर 20 से और 1 करोड़ के बीच में है तो किस में जाएंगे आप, स्टेट पर, और अगर 1 करोड़ से अबव है तो किस पे जाएंगे, नेशनल पर। लेकिन ये सब टर्म चेंज हो गई है, अब न्यू 2019 एक्ट के अकॉर्डिंग जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट फोरम में तो 1 करोड़ कर दिया गया है, और जो आपके स्टेट है 1 प्लस टू 10 करोड़ तक, और जो नेशनल है उस पे 10 करोड़ प्लस पे, मतलब 10 करोड़ से अबव है तो आप अपना क्लेम कहाँ पे करेंगे, मतलब यहाँ पे अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं नेशनल कमीशन पर, और 1 से 10 करोड़ तक आप स्टेट कमीशन पे जा सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट फोरम तक आप, अगर आपका कंप्लेंट 1 करोड़ तक की है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, ये चेंज हो चुका है, पुराना नहीं पूछा जाएगा आई थिंक, क्योंकि काफी पूछ लिया, अब तो ऑब्वियस सी बात है नया पूछा जाएगा, तो इसको याद रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। 28 टाइम लिमिट टू फाइल कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो मान लीजिए कोई भी आपके साथ कोई ऐसी घटना हो गई जिससे आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप कंज्यूमर एक्ट कोर्ट में जाते हैं, तो कब तक जा सकते हैं, कब तक फाइल कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट, तो उसका टाइम दे रखा है 2 ईयर्स तक आप कभी भी वहां पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, और ये 2019 में भी सेम पीरियड दिया हुआ है। फाइन, मतलब 1986 एक्ट के अकॉर्डिंग भी सेम टाइम है, और 2019 के अकॉर्डिंग सेम टाइम दिया गया है। नाउ द 29, which of the following is not included in the components of the planning, इनमें से कौन सा है जो कंपोनेंट नहीं है किसी प्लानिंग का। देखिए प्लानिंग में पॉलिसीज होते हैं, बजट भी बनता है, प्रोग्राम भी होता है, डेविएशन नहीं होता है, ठीक है, कंपोनेंट नहीं है मींस ये। 30, शेयरिंग अथॉरिटी विद द सबऑर्डिनेट इज नोन एज, जब हम अपने एक मैनेजर अपने अथॉरिटी को शेयर करता है सबऑर्डिनेट के साथ, तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हमारे फ्रेंड्स, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। काफी ज्यादा क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम लोग, आई एम सॉरी फॉर दैट अगर मैं फास्ट करवा रही हूं तो। डायरेक्शन इंक्लूड, डायरेक्शन क्या इंक्लूड करता है, डायरेक्शन आपके ये दोनों लीडरशिप और मोटिवेशन दोनों ही इंक्लूड करता है डायरेक्शन, तो राइट ऑप्शन आपका होगा 3rd। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग, जो हमारी कंट्रोलिंग है उसके मेन ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, 32 का है। सेकंड, करेक्टिव एक्शन, आप कंट्रोलिंग में क्या लेते हो, करेक्टिव एक्शन लेते हो, ओके। नाउ 33 हियर, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इज रिलेटेड विद, जो हमारा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल होता है वो कौन करता है, ऑब्वियस सी बात है जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल रखता है, क्योंकि वही प्लान बनाता है, सो दैट राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। एल्टन मायो इज एसोसिएटेड विद, जो हमारे एल्टन मेयो थे उनकी जो थ्योरी चली थी ह्यूमन रिलेशन पे 1920 से 1930 तक आसपास चली थी, इस टाइम को हम न्यू क्लासिकल टाइम बोलते हैं, ठीक है, तो ये न्यू क्लासिकल थिंकर थे। नाउ द 35, एवरी कंपनी हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ डैश और मोर शैल हैव अ होल टाइम सेक्रेटरी, कहता कितनी अमाउंट कितने कैपिटल तक एक कंपनी को क्या रखना पड़ेगा, होल टाइम सेक्रेटरी रखना पड़ेगा, ये प्रोविजन दिया गया है सेबी के अकॉर्डिंग। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, अगर किसी कंपनी की पेड अप कैपिटल 5 करोड़ है तो वो क्या रखना पड़ेगा, उसको सेक्रेटरी रखना पड़ेगा, मैंडेटरी है ये। नाउ द 36, द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड बाय, तो फर्स्ट सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है कंपनी का, जब कंपनी नई बनी है तो ऑब्वियस सी बात है उसके प्रोमोटर्स ही वो करेंगे, है ना, कौन करेंगे, प्रमोटर्स। राइट ऑप्शन आपका हो गया फर्स्ट। नाउ द 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द ह्यूमन रिसोर्स, जब ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है, सिलेक्शन करते हैं, कंपनसेशन होता है एचआर में, ट्रेनिंग भी होती है, लेकिन प्रोडक्ट का डेवलपमेंट नहीं होता, राइट ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ 3 है यहाँ पे सही रहेंगी और 1 रहेगी वो रोंग रहेगी, तो रोंग यही है आपकी
कि जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों चीजें सेम नहीं होती है, अलग अलग होती हैं। एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, आई एम रियली सॉरी, काफी क्वेश्चन है। चलिए 39, एंटरप्रेन्योरशिप इज बेस्ड ऑन, जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो किस पर बेस्ड है? ऑब्वियस सी बात है, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इनोवेशन और रिस्क पे काम करता है, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप लेता है, रिस्क उसमें इंक्लूड होता है और कुछ नया करता है, तो वो इनोवेशन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप में होता है इंक्लूड। द मेन रीजन ऑफ द स्लो प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप इन राजस्थान, जो राजस्थान के अंदर अगर हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है या स्लो है, इसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है कि यहाँ पे क्योंकि राजस्थान काफी बड़ा स्टेट है और यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफी लैक है, डाउन है, क्योंकि कहीं पे रोड नहीं है, कहीं पे पहाड़ है, मतलब ये ऐसी एरिया है, और कहीं पे आपको पता है कि डेजर्ट्स हैं, ठीक है, मतलब मरुस्थल जिसे बोलते हैं वो है। तो राइट ऑप्शन होगा इसका थर्ड। नाउ द 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरमेंट, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो जियोग्राफिकल एनवायरमेंट में इंक्लूड नहीं होगा? तो आपके जो सोशल कस्टम है वो जियोग्राफिकल एनवायरमेंट में नहीं होते, जियोग्राफिकल लोकेशन, क्लाइमेट और नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर इंक्लूड होंगे। नाउ क्वेश्चन 42, ओके, द फैक्टर अफेक्टिंग द इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ अ कंट्री आर, जो एक कंट्री की इकोनॉमिक एनवायरमेंट को इफेक्ट करेंगे वो कौन कौन से फैक्टर होंगे? तो ये सभी होंगे जो दे रखे, सोशल सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल इकोनॉमिक कंडीशन। राइट ऑप्शन आपका होगा फोर्थ। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है? तो मैं डायरेक्टली जंप करती हूँ आंसर पे, जो है थर्ड, इंडियन इकोनॉमी इज कैपिटलिस्टिक, हमारी मिक्स इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक नहीं है, ठीक है, तो ये रॉन्ग होगा। इसके अलावा जो तीनों है ये बिल्कुल करेक्ट है, रीड आउट कर लीजिएगा। 44, द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया इज, जो हमारे हरित क्रांति जो आई थी इंडिया के अंदर, उसके जनक कौन है? तो उसके जनक आपको बताना होगा, तो राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट है स्वामीनाथन। ओके, क्या है? स्वामीनाथन, याद कर लीजिए, काफी इंपोर्टेंट है ये भी। द बेसिक ऑफ, और आपको माय डियर फ्रेंड्स ऐसा लगता है ना, देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, बिल्कुल लड्डू हैं, आप बहुत आसानी से इसके आंसर दे सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिमाइंड करने की जरूरत होती है, दोबारा से एक पॉलिश करने की जरूरत होती है। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे आते हैं, ऐसे पॉइंट्स जहां पे आते हैं, अपने नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, कर लेने चाहिए इवन। ओके, जब भी आप रिवीजन करेंगे दोबारा से आप गो थ्रू हो जाएंगे उनसे। चलिए 45 देख लेते हैं, जस्ट होल्ड ऑन, let me change my seating position. Okay, 45 question is saying the basis of human development index published by United Nations organization is, जो human development index है कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन करता है, यूएनओ करता है। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है ये पूछ रहा है। तो इसके अंदर ये सभी इंक्लूड होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, लिटरेसी रेशो, कंबाइंड एनरोलमेंट ऑफ रेशो, पर कैपिटल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। राइट ऑप्शन होगा इसका फोर्थ। और हाँ, कुछ बच्चे हैं मेरे से 2000 एचटेट 2015 का क्वेश्चन पेपर मांग रहे हैं, है ना। मैंने इधर उधर मैंने मेल किया है, देखते अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं 1 या 2 दिन में आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगी। मैंने देखा है कहीं मिला नहीं किसी साइट पे, तो मैंने एक मेल किया, वहां पे उन्होंने बोला कि हो सकता है उनके पास हो जाए, तो वो भी किसी से मांगेंगे, ओके, उनके पास आ जाएगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी, शेयर कर दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। 2015 का क्वेश्चन पेपर मेरे माइंड में है ये, और मैंने कई जगह बोला हुआ है इसके लिए, ओके। Now the 46, which of the following is not a declared objective of Indian National Agriculture Policy 2000? 2000 की बात कर रहा है, वैसे तो अगर हम इसको लर्न भी ना करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि अब तो 2019 नहीं, हमारा 2020 चल रहा है, 21 आ गया इवन, तो हम इसको ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस टाइम के अकॉर्डिंग इसका राइट ऑप्शन था सेकंड। नाउ 47 का मैच करना है आपको, लिस्ट दे रखी है 2। 47 में हम डायरेक्टली बता दूं तो इसका राइट ऑप्शन है थर्ड। फिस्कल पॉलिसी जो है वो किसके ऊपर होती है? मतलब टैक्सेशन पे, क्योंकि जो कंट्री है उसकी जो गवर्नमेंट उसके पास टैक्स से क्या आता है? पैसा आता है, उसको खर्च करती है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है आपकी?
क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो होती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपकी किससे रिलेटेड है? रिजर्वेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। कमर्शियल पॉलिसी की बात करते हैं तो रिप्लेसमेंट लाइसेंस स्कीम, जो रिप्लेसमेंट कर दी गई है। नाउ द 48, फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच ईयर द बैलेंस ऑफ द ट्रेड ऑफ इंडिया वाज फेवरेबल। ये उस टाइम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने बहुत सारे सोल्व कराए हैं, उनके अंदर ये क्वेश्चन दो तीन बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा टाइम था जब हमारा देश की बीओपी हमारे फेवर में रही है? वो 76-77 था। इसके अलावा हमेशा क्या रहा है? अनफेवर रही है। और मैंने इनके बारे में जो हमारे क्या बोलते हैं बीओपी वगैरह है, इन सब का मैंने डिटेल में वो करवा रखा है, मतलब डिटेल में समझा रखा। मेरी 1000 एमसीक्यूज की सीरीज को फॉलो कीजिए, इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज मैंने इनको डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए जो मॉक टेस्ट मैं डालती हूँ। नाउ द 49, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टू वे ट्रेड ऑफ इंडिया with different countries, which among the following is India's largest trade partner? ये 2011 का पेपर है, तो obvious सी बात है उस टाइम के अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन था वो चाइना था। नहीं, हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट जो था उस टाइम के अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग जो हमारा बायलेटरल या टू वे ट्रेड जिसे कहते हैं वो कौन था? यूएई था। लेकिन अब की बात करें 2020 की बात करें तो हमारा कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स है। चलिए 50, जय हो मोदी की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ग्रेटेस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट इन 2009-10? इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट परसेंटेज शेयर था इंडियन एक्सपोर्ट 2000? ये भी पुराना है हमारा, तो इसको भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराने डाटा पे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। वैसे हमेशा वैसे तो यही रहता है, क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। नाउ द 51, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉरेन ट्रेड वो सेटअप, जो अब ये याद रख लीजिएगा, जो हमारा IIFT है वो कब सेटअप किया गया था? 1964 में। ओके, और अनकटाड जो है हमारा अनकटाड, ये भी 1964 में है। ये भी टर्म लर्न रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है अनकटाड के बारे में। IIFT जो हमारा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, सेटअप किया गया था 1964 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ये पूछ रहा है, इसके पीछे हमने क्यों इसको सेटअप किया था? तो ट्रेनिंग एंड रिसर्च फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन, कि हम रिसर्च करें और ट्रेनिंग दें कि हम किस तरह से अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ द 52, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन वो, जो हमारा इंडियन ट्रेड ITPO सेटअप किया गया था 1992 में। ये भी लर्न कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको मर्ज कर दिया गया किसके अंदर? दो ऑर्गेनाइजेशन थे, उनको मर्ज करके ITPO ये बना दिया गया। तो ये कब था? कौन कौन से थे आपके? ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? सेकंड। इन दोनों को मिला के ITPO बना दिया गया। नाउ द 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन? ये 2011 का क्वेश्चन पेपर है, उसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए इनमें से कौन सा स्टेप नहीं लिया गया? तो वो उस टाइम के अकॉर्डिंग ये कौन सा था? सेज था, उस टाइम ये नहीं था। ठीक है, और सभी लिए गए थे। नाउ द 54, द मेजर फोकस एरियाज ऑफ ट्रेड पॉलिसी 2010-11 ऑफ इंडिया आर। जब मेजर फोकस किस पर था? जब ट्रेड पॉलिसी जो हमारी 2010-11 की बनी थी, इंडिया का मेजर फोकस किसके ऊपर था? तो 54 का रहेगा आपका सेकंड। A, B और C, एज आई टोल्ड यू ये नहीं था, ये थी 3 थे। पिछला लास्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से पूछा गया था, तो इसको लर्न करने की तो खैर जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा। 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिंबॉलिक इकोनॉमिक मॉडल? हमारे कुछ इकोनॉमिक मॉडल हैं वो दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? इनमें फिजिकल मॉडल कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है जो इकोनॉमिक मॉडल है। और इसके अलावा इन्वेंटरी मॉडल, एलोकेशन और क्वांटिटी मॉडल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56, डिमांड फॉर इंटरमीडिएट कंजम्पशंस अराइजेस इन। जो हमारे मध्यवर्ती उपभोग की मांग उत्पन्न होती है, कैसे होती है? तो मेरे फ्रेंड्स डायरेक्टली अगर इसका आंसर पे जाऊं तो जो होगा सेकंड, ऑल
प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इनकी वजह से डिमांड होती है इंटरमीडिएट कंजम्पशन की, क्योंकि एक प्रोडक्ट दूसरे में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है, प्रोडक्शन की जरूरत होती है। तो किसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहां पे होता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर में। 57 इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट ट्रीटेड एज अ फैक्टर पेमेंट, जो हमारी फैक्टर पेमेंट है इसको इनमें से किसको ट्रीट नहीं किया जाएगा। सो दैट राइट ऑप्शन पे जंप करते हैं डायरेक्टली, दैट इज अ स्कॉलरशिप गिवन टू द शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट। ये ऐसा कोई भी इकोनॉमिक फैक्टर नहीं आता हमारा, ठीक है, ये कोई भी इकोनॉमिक फैक्टर नहीं आता। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा 4। इसके ऊपर जो है वो इन्वॉल्व रहेंगे फैक्टर पेमेंट में, लेकिन स्कॉलरशिप वाला ये पॉइंट नहीं आता। आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे। नाउ द 58 क्वेश्चन, इसमें मैच करना है आपको। मैच कीजिए लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ 58 में, जहां पे आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जब डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं तो क्या आता है आपका एनपी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जब आप करते हैं जीएनपी एट मार्केट प्राइस, अगर जीएनपी है आपका उसको मार्केट प्राइस पर उसको डेप्रिसिएशन उसमें से लेस कर देते हैं तो क्या आएगा आपका एनएनपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी जब जीडीपी एट मार्केट प्राइस है और लेस क्या कर रहे हैं आप, नेट डायरेक्ट टैक्सेस, तो उस केस में वो किस पर जाएगा, सेकंड जीडीपी बनेगा एट फैक्टर कॉस्ट। और ये फॉर्मूला है लास्ट जो बच गया, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो आपका एनएनपी आ जाएगा एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहां से जो राइट ऑप्शन देखेंगे तो आपका सेकंड बनता है। फाइन। नाउ द 58 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको चलो करते हैं सोल्व। ए प्रोजेक्ट कॉस्ट है 50,000 की, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 10,000, ओके। लाइफ दे रखी है उसकी 5 ईयर की, एनुअल एवरेज इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन, ओके। तो यहाँ पे एवरेज इनकम दे रखी है जो 16,000 है, लेकिन वो कह रहा है बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स है, ओके। अज्यूम करना है टैक्स रेट कर रखा है अज्यूम 50% और डेप्रिसिएशन दे रखी ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस पर। फाइंड आउट पे बैक पीरियड, आपको पे बैक पीरियड निकालना है। मतलब कोई प्रोजेक्ट था जिसका 50,000 कॉस्ट थी, उसका पे बैक पीरियड निकालना है। पे बैक पीरियड का मतलब है कि जो 50,000 है प्रोजेक्ट की वैल्यू, ये कितने ईयर्स में उन्हें एक कंपनी को वापस मिल जाएगी, ये पूछा जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें एवरेज दे रखा है इनकम, लेकिन हमें एक्चुअल इनकम जो एवरी ईयर होती थी, मतलब 50,000 को अगर उसकी एक्चुअल एनुअल वैल्यू है आफ्टर डेप्रिसिएशन और ये टैक्स देने के बाद जो बचेगी उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसके ईयर्स आ जाएंगे, कितने ईयर्स के अंदर ये इसका पे बैक पीरियड मिल जाएगा, मतलब पे बैक पीरियड का टाइम आ जाएगा, कितने में वो कवर कर लेगा इस कॉस्ट को। तो हमें इनफ्लो निकालनी है, नहीं आउटफ्लो निकालनी है पर ईयर की। इनफ्लो हमें दे रखी है, सॉरी आउटफ्लो हमें दे रखा है, इनफ्लो हमें निकालना है जो यहाँ पे पुट करना है, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, मतलब हमें कौन सी वैल्यू निकालेंगे, ये जो एवरेज वैल्यू है इसमें हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन और टैक्स जो है उसको डिडक्ट कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 50,000 में से 10,000 डिडक्ट करेंगे तो कितनी आई 40,000, है ना। स्क्रैप वैल्यू को तो ऑब्वियसली बात डिडक्ट करोगे उसकी यूजफुल लाइफ के लिए, फिर उसको आप करेंगे 5 से डिवाइड, कितना बचेगा 8,000, ओके। 8,000 पे 50% क्या कह रहा है वो टैक्स दे रहा है, तो 50% इसका हो गया 4,000, ओके। और 4,000 तो अब 16,000 में से 4,000 डिडक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 12,000, फाइन। अब 12,000 जो रहा हमारा उसको अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं तो ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा ऑलमोस्ट 4.17 से, तो राइट ऑप्शन आपका सेकंड रहेगा, ओके। नाउ द 60 क्वेश्चन, a number is chosen at a random, हमें नंबर चूज करना है रैंडमली फ्रॉम द नंबर रैंकिंग फ्रॉम द 1 to 50। आपके पास कुछ नंबर्स दे रखे 1 to 50 और रैंडमली आपको नंबर चूज करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर चूजन इज आइदर अ मल्टीपल ऑफ 2 या फिर 10, मतलब एक ही आपको करना है, या तो उसका प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, या तो मल्टीपल 2 का हो या फिर 10 का हो। तो हम कह सकते हैं जो 2 का मल्टीपल होगा वो 10 का भी मल्टीपल होगा डेफिनेटली। तो 1 से 50 तक आपको कितने मल्टीपल मिलेंगे, 2 के मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है। हम 1 से चलेंगे भाई 2 पे चले, फिर 4 पे चले, फिर 6 पे चले, फिर 8 पे चले, इस तरह से करते करते हम 25
यहां से निकाल लेंगे तो कह सकते हैं 2 के मल्टीपल 1 से 50 के बीच में कितने होंगे? 25 होंगे, होंगे ना? कितने होंगे? 25 होंगे। और टोटल कितने हैं? आउटपुट इसमें से 50 है, तो हम कह सकते हैं कि कितना बना? 1/2, 1/2। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड। आपकी बात में समझ में आया होगा कि हमें एक नंबर निकालना एक बार के अंदर। ओके, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 की मल्टीपल और 10 का मल्टीपल। तो जो 2 का मल्टीपल होगा वो 10 का भी तो मल्टीपल होगा, कि जो 2 के 1 और 50 के बीच में 2 के मल्टीपल कितने होंगे? 25। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ये तो 25 होंगे। और 10 के मल्टीपल कितने होंगे? 5 होंगे। 10 को करो ना, 10, 20, 30 इस तरह से, तो 5 होंगे। तो ये हम कह सकते हैं जो 10 के मल्टीपल थे वो 2 के मल्टीपल भी है। और हमें निकालना कितना एक बार के अंदर? ओनली 1। तो 25 को जो 50 से, तो टोटल कितने मल्टीपल हुए? 50 हुए ना। तो 1/2 से इसका हम करेंगे, 25 ऊपर करेंगे, 50 नीचे, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। ओके, Okay, now the 61, which of the following is not include in the psychological factor of the consumer behavior? जब बात करते हैं माइंड से रिलेटेड, कंज्यूमर के माइंड से रिलेटेड, तो इनमें से कौन सा बिहेवियर उसका साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, ये पूछा, नोट इंक्लूड। तो देखो, लर्निंग भी उससे साइकोलॉजी से है, एटीट्यूड भी और बिलीफ भी उसके साइकोलॉजी बना देते हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल जो है साइकोलॉजी में इंक्लूड नहीं होती, वो अलग से एक फैक्टर है। The advertisement which shows benefits of the product to the middleman, एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो शो किसकी करेगी बेनिफिट? मिडलमैन की, तो उसको क्या कहेंगे? पुल एडवर्टाइजमेंट कहेंगे, कोऑपरेटिव, पुश, या फिर कोऑपरेटिव एडवर्टाइजमेंट। जो बेनिफिट करती है किसको? मिडलमैन को, इस तरह की हम कहते हैं उसको पुश एडवर्टाइजमेंट। क्या कहते हैं? पुश एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि पुश एडवर्टाइजमेंट का मतलब है कि जो मिडलमैन है उसको अगर हम ऐसी एडवर्टाइजमेंट करें कि फायदा किसको मिले? मिडलमैन को मिले, ताकि वो उसको इजीली उसके प्रोड्यूसर है उसके प्रोडक्ट को सेल कर पाए, तो वो तो होता है पुश एडवर्टाइजमेंट। और पुल एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती है जिसके अंदर, आंसर तो ये है थर्ड। ओके, पुल एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती है जिसमें आपने एडवर्टाइजमेंट कर दी, अब क्या करेगा? जो कस्टमर है खुद से खींचा हुआ आएगा आपके प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए, वो होती है पुल एडवर्टाइजमेंट। फाइन। नाउ द 64, जनरली पोस्टर्स आर इंक्लूड इन एडवर्टाइजिंग मीडिया। बहुत लड्डू क्वेश्चन है। तो ये किस तरह का मीडिया है आपका? ये प्रिंट मीडिया में। जब बात करते हैं पोस्टर, पोस्टर क्या होता है? अच्छा, आउटडोर मीडिया है। क्या है ये? आउटडोर, जैसे आपके होर्डिंग्स वगैरह लगी होती हैं बाहर मार्केट में, कहीं भी रोड के ऊपर, तो क्या होगी आपकी? आउटडोर मीडिया। ओके, नाउ द 65, which among the following is the only correct statement? इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपको बतानी है। तो 65 को डायरेक्टली जंप करते हैं हम सेकंड पे। ये है करेक्ट स्टेटमेंट, और इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिसेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया इज नॉर्मली ड्यू टू फॉल इन द एक्सपोर्ट। और ये बात सही है, जब एक्सपोर्ट, अब हमारे कोरोना के टाइम की देख लो, एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, इसकी वजह से हमारे जो इकोनॉमिक जो बैलेंस है वो काफी डाउन जा चुका है, मतलब हालात अच्छे नहीं है, काफी स्लो डाउन है सब कुछ। तो ये किसकी वजह से आ रहा है? एक्सपोर्ट की वजह से आ रहा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट की वजह से ही रिसेशन आया हुआ है। ओके, नाउ द 66, consider the following statements in the context with the ट्रेजरी बिल। जो हमारे ट्रेजरी बिल की बात करते हैं, तो उसके ट्रेजरी बिल कौन से होते हैं? ये आरबीआई इनको इश्यू करती है, किसके बिहाव पर? गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाव पर वो इश्यू करती है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट मानी जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि जो आपका थर्ड ऑप्शन है बी, ये बिल्कुल करेक्ट है। दे आर मोस्टली शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ये क्या होती है? हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती हैं। ओके, 67 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट रहेंगी? राइट ऑप्शन रहेगा आपका सेकंड, ए एंड सी। ए एंड सी ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर इंक्रीज होती है डिपॉजिट, रिजल्ट इन द हायरिंग सेविंग। डेफिनेटली जब आपका डिपॉजिट बैंक में ज्यादा जाएंगे तो सेविंग हायर होंगी। थर्ड है इंक्रीज इन द डिपॉजिट रेट, रिजल्ट इनका इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। जितना बैंक्स के पास पैसा आएगा, ओके, जितनी आप हम जो पब्लिक है बैंक्स में किसी भी इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट वो करेगी, डिपॉजिट करेगी, तो बैंक के पास पैसे आएगा, बैंक क्या करेगा? उसको आगे लोन पर देगा या इन्वेस्ट करेगा कहीं भी, तो उससे क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है। ओके, तो और ये इंक्रीज इन डिपॉजिट रिजल्ट इन द फॉल इन क्रेडिट ऑफ, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? ए एंड सी।
68 क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम वर प्रोपाउंडेड फर्स्ट टाइम बाय, ये काफी लड्डू क्वेश्चन है, किसने दिया था? इटली के लुकस पैसियोली ने दिया था। हमारा डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का है, वो किसने दिया था? लुकस ने दिया था। ओके, रेस्पेक्टिव 3 स्टेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, जो हमारी अकाउंटिंग साइकिल है, ये भी काफी लड्डू क्वेश्चन सभी बच्चों ने कर रखा है। तो हमारे जो अकाउंटिंग जो साइकिल है उसके अंदर जो 3 स्टेजेस आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, कैसे फॉलो होते हैं। तो राइट ऑप्शन है, पहले हमारी प्राइमरी बुक बनती है, फिर उनको हम लेजर में क्लासिफाई करते हैं एंड देन समराइज करते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा उसका? थर्ड। 70 question is asking following all items are classified as fundamental accounting assumptions except, इनमें से कौन सा है जिसको हम क्लासिफाई करेंगे एज ए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, एक्सेप्ट इनमें से एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? सेपरेट एंटिटी, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल कंसिस्टेंसी। जो अकाउंटिंग होती है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक्रूअल बेसिस पे करते हैं, और गोइंग कंसर्न भी होता है, लेकिन सेपरेट एंटिटी का इसके ऊपर कोई वो मतलब बेसिक नहीं है। ओके, क्या नहीं है? बेसिक नहीं है, 70 का बेसिस नहीं है ये। नाउ द 71 क्रेडिट नोट वॉज सेंड टू राम फॉर 500, क्रेडिट नोट सेंड किया गया किसको? राम को 500 का डैमेज गुड एंट्री फॉर दिस मेड इट। देखिए, जब आप क्या करोगे, जो राम को अगर कुछ, ऑब्वियस सी बात है, हमें पता चला कि अगर आपके पास आपने कुछ सेल किया था और वो रिटर्न आ गया, तो आप क्या करते हो? जो वेंडर होता है वापस उसमें से जो डिडक्ट करना होता है सबसे दोबारा से रेटिफाई करके उसको क्या कर देता है? क्रेडिट नोट दोबारा से सेंड करता है। तो ये किस पर प्रभाव पड़ता है इसका? तो ऑब्वियस सी बात है, इसको कहां पे रिकॉर्ड होगा? सेल रिटर्न पे, क्योंकि उसके पास तो सेल रिटर्न आई थी, है ना, तभी तो वो क्रेडिट नोट देगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 71 का सेकंड। 72 ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर विल बी, इनमें से जर्नल प्रॉपर में कौन सी जाएगी? जर्नल प्रॉपर में देखो, ये हमारे सब्सिडरी में जाएंगी सभी। पेमेंट ऑफ वेजेस क्रेडिट सेल पे अगर होती तो ये सेल में चली जाएगी। परचेज की आपने गुड्स की 1000 की फ्रॉम द, ये परचेज अकाउंट में चली जाएगी। लेकिन जो फर्नीचर होता है ये हमारी गुड्स तो है नहीं, ये तो हमारी एसेट्स हैं, तो ये किस में जाएगी? जर्नल प्रॉपर में जाएगी। 73 देखिए, अगर मेरे पास टाइम होता और मैं चाहती वीडियो ज्यादा लंबी ना बने तो एक एक चीज में बहुत इजीली समझा सकती थी, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा है और वीडियो ज्यादा बड़ी बनेगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। आपका काम है यहाँ पे एनालाइज करना, देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसको पॉज करके, आपके लिए काफी बेनिफिट रहेगा। ओके, whose account is debited in the books of Ram when a bill is endorsed to Krishna by Ram which is accepted by Sita। ओके, कह रहा है राम के बुक में किसको क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा जब एक बिल था जो एंडोर्स किया गया कृष्णा को बाय राम। राम ने ड्रॉ किया था, सीता ने एक्सेप्ट किया था, सीता के नाम का बिल फटा था, और कृष्णा को अब राम ने क्या कर दिया? एंडोर्स कर दिया। हो सकता है वहां से कोई उधारी इसको देनी हो, तो इसने क्या कहा कि भाई जो मेरा सीता से जो मिलेगा बिल वो आपको मैं दे रहा हूं, वहां से आपको ले लेना। ठीक है, तो इसके अंदर किसको डेबिट किया जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि कृष्णा डेबिट टू, क्योंकि इसके लिए तो क्या हो गई? कृष्णा डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ओके, बिल रिसीवेबल। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? कृष्णा अकाउंट डेबिट किसको कर रहे हैं? सेकंड को। 74 बिल रिटर्न हुआ है 29 जून को 2011 को 3 मंथ्स के लिए। ओके, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है जो आपको बताना है। मान लीजिए 29 जून था, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त और सितंबर, तो हम कह सकते हैं 29 सितंबर को 2011 को ये क्या हो गया? मैच्योर हो गया। अब इसके अंदर 3 डेज का हम ग्रेस पीरियड देंगे, तो कितना बनेगा? ये हमारा पड़ेगा 2 अक्टूबर 2011। 2 अक्टूबर को हमारा क्या होता है? गांधी जयंती होती है, गजटेड हॉलीडे है, तो 2 को तो होगा नहीं, ये मैच्योर होगा, तो ये क्या करेगा? एक दिन पहले मंगवा लिया जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? 1 अक्टूबर 2011। 71 होल्डर ऑफ द बिल कैन रिसीव पेमेंट फ्रॉम डैश इन अ केस ऑफ डिसऑनर ऑफ द बिल। एक ऐसा बिल कहता है रिसीव हो रहा है, लेकिन जब वो डिसऑनर हो जाता है तो क्या होगा? एक होल्डर है ऐसे बिल का, वो कहां से पेमेंट करेगा? किसी के पास कोई बिल है, ठीक है, उसकी पेमेंट है वो क्या हो गई? डिसऑनर हो गई उसकी, तो वो पेमेंट कहां से लेगा?
वो बिल अगर डिसऑनर हो जाता है तो उसकी पेमेंट कहाँ से मिलेगी? देखो, ओनली ड्रोअर, ओनली ड्रोई, ओनली एंडोर्स नहीं हो सकता। तो क्या होगा, या तो उसको ड्रोअर एंडोर्सर से मिलेगा या ड्रोअर से। ओके, तो राइट ऑप्शन होगा उसका फोर्थ। कोज ऑफ ओरिजिन ऑफ डेप्रिशिएशन इज, जो हम डेप्रिशिएशन करते हैं उसका कोज क्या होता है, क्या रीजन होता है कि डेप्रिशिएट करते हैं हम किसी अपनी एसेट को? तो रीजन होता है फ्लक्चुएशन सोल्वेज या क्लोजिंग वैल्यू। तो इसका जो ऑब्सोलेंस होता है, ऐप प्रचलन, इसकी वजह से इसको डेप्रिशिएट किया जाता है। इन विच मेथड द बैलेंस ऑफ एसेट अकाउंट विल बी जीरो, कहता है इनमें से नेवर, नेवर बी जीरो। इसमें क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ऐसा कौन सा मेथड है डेप्रिशिएशन का जिसमें कभी भी एसेट की वैल्यू जीरो नहीं होती है? तो वो कौन सा हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, आपको पता होगा इसके बारे में बहुत अच्छे से। नाउ द 31st, ओके, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 78। इसमें कह रहा है 31 दिसंबर 2011 को 7200 वो चार्ज एज अ डेप्रिशिएशन ऑन द मशीन। एक मशीन के ऊपर 7200 रुपए का डेप्रिशिएशन चार्ज किया गया, किससे? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, ओके, डिमिनिशिंग मेथड से। रेट ऑफ डेप्रिशिएशन जो लगा था 10%, मतलब किसी की जो वैल्यू थी, मतलब कोई एक्स वैल्यू थी, इसके ऊपर 10% डेप्रिशिएशन लगा तो उसकी वैल्यू ये आई 7200। कब को? 31 दिसंबर को। दिस मशीन वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी, ये 1 जनवरी को हमने खरीदी थी। एक साल बाद इस पर डेप्रिशिएशन लगा 7200 का, किस पे? 10% के हिसाब से। तो ओरिजिनल कॉस्ट बतानी है मशीन की, मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट बतानी है। तो देखिए, हमें क्या दे रखा है, एक मशीन का डेप्रिशिएशन 10% दे रखा है, एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है 7200। अगर इसकी हमें नहीं सॉरी, हाँ, इसके अगर हमें 100, ये 10% है, अगर हमें इसका 100 निकालना है तो क्या करेंगे? 72 का इसकी 100 वैल्यू निकालनी है, तो जैसे ही हमें जिससे निकालनी है उसको हम नीचे कर देंगे और जो निकालनी है वो ऊपर रख देंगे। ठीक, 100 निकालनी है, 10 दे रखी है, 10 हमारी है 7200, तो इसका कितना आया? 72,000। ओके, अब ये जो आई है ये तो 10% डेप्रिशिएशन की है ना, ये तो 90% आई, डेप्रिशिएशन लगने के बाद की है ये। लेकिन हमें तो 100%, हमें तो ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी है मशीन की। तो हमें पता है ये भी 90% है, तो 90% है तो 100% निकालो। 72,000 की भी हम क्या निकालेंगे? क्या दे रखा है? 90% दे रखा है, 90 दे रखी है और 100 निकालनी है, इसको ऊपर कर देंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 33 लाख, सॉरी 80,000 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर यहाँ पे 80,000। जब इसको सोल्व करेंगे आप, यहाँ पे 9 से जाएगा ना, आ गया ना 80,000, तो आपका 80,000 आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ गुड दे रखी है सोल्ड की 1,20,000, ग्रोस लॉस हो रहा है 1/4 किसके ऊपर? सेल के ऊपर, और अमाउंट बतानी है सेल की, सेल की अमाउंट बतानी है। तो आपको देखो सीओजी दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है आपको 1,20,000 का, और मान लेते हैं हम यहाँ पे ग्रोस लॉस हुआ है। ग्रोस लॉस का मतलब सेल के ऊपर आपने 4 रुपए की चीज सेल की, उसके ऊपर 1 रुपए का लॉस हुआ। तो मतलब कहने का मतलब है 4 रुपए तो उसने सेल की और उसके ऊपर 1 रुपए का लॉस हुआ, तो मतलब उसका कहने का मतलब था ये लॉस, इसका मतलब इसकी जो कॉस्ट थी वो कितनी रही होगी? 5 रुपए होगी। उसकी कॉस्ट कितनी रहेगी? 5 होगी। तभी तो आप कोई 4 रुपए की चीज सेल करके 1 रुपए का लॉस करेंगे, है ना। कोई चीज 5 रुपए की थी, अगर आप उसको 4 रुपए में सेल कर देते तो आपको 1 रुपए का लॉस होगा ना। तो आपको यहाँ पे रिलेटिव वैल्यू क्या मिली? 1/4 से, कि इसकी कॉस्ट थी 5 रुपए, ठीक है, और सेल उसने की थी 4 रुपए में, ये रिलेटिव वैल्यू है, और 1 रुपए का इसको लॉस हो गया। ओके, कॉस्ट हमारी कितनी आई है? 5 रुपए, और कॉस्ट हमें यहाँ से जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 1,20,000 दे रखी है, और हमें निकालनी है सेल की वैल्यू। किसको निकालना? हमें ये वैल्यू निकालनी है, जिसको निकालना है उसको ऊपर रख दीजिए। हमने निकालनी है 4 की वैल्यू, और ये वैल्यू किसकी दे रखी है? 5 की वैल्यू दे रखी है इसकी। तो हम इसको क्या कर देंगे? नीचे कर देंगे 5 की वैल्यू, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 की वैल्यू से। ये हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसकी रिलेटिव वैल्यू ये है, और ये रिलेटिव वैल्यू हमें निकालनी है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, तो इससे इजी, इसमें मतलब इसको इससे इजी मेथड से हम सोल्व नहीं कर सकते, सबसे इजी मेथड है ये, इसके अलावा कोई भी इजी मेथड नहीं।
सो दैट हम जब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 96,000 आएगा। ओके, राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, थर्ड। जब इसको सोल्व करेंगे आप तो राइट ऑप्शन होगा इसका थर्ड। ओके, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। अगेन अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज हियर, इफ सेल्स इज 2,40,000, ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है 1/3, किसके ऊपर, कोस्ट के ऊपर दे रखा है, परचेज किया था उसको 1,96,000 में, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 36। हम कह रहे हैं इसमें जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो क्या रहेगा, थोड़ा लंबा है फिर भी बताएंगे। देखिए हमें देखो सेल दे रखी है 2,40,000 की, और इसके ऊपर ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है 1/3 है, कोस्ट किसके ऊपर, कोस्ट के ऊपर, और इस परचेज किया था हमने, परचेजेस की है कुछ 1,96,000 की, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 36,000 है, ओपनिंग स्टॉक बताना है। देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं हम, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए सबसे पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, कुछ परचेज होगा हम उसको ऐड कर देंगे, फिर परचेज में से अगर हमारे को डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी ऐड कर देते हैं, लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास क्या आ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाती है। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो हमें देने, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ से, ये जो डाटा दे रखा है इससे, तो हमारी ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ओके, पर नहीं, हमारा ओपनिंग स्टॉक तो निकालना है, ये तो हमें ओपनिंग स्टॉक ये जो था ये तो हमें निकालना है। ओके, हमें ये निकालना है, परचेजेस दे रखे, डेप्रिसिएशन यहाँ पे सॉरी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो तो है ही नहीं, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो कहना पड़े सबसे पहले हमें सीओजी निकालना पड़ेगा। अगर सीओजी निकाल लेते हैं तो हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वो इजीली निकल सकता है। तो इसके लिए हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें रिलेटिव वैल्यूज दे रखी है, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या दे रखा है, 1/3 दे रखा है कोस्ट के ऊपर प्रॉफिट, मतलब 3 रुपए की चीज के ऊपर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपए की कोई चीज थी और उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का उसको अगर प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट है और ये कॉस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है उसने 4 रुपए में सेल की होगी वो चीज। 3 रुपए की चीज पे अगर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब उसने 4 रुपए की सेल की होगी, है ना। तो कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहां से कैसे निकलेगा यहाँ पे हमें पता चल रहा है सेल कितनी हमारी 2,40,000 की, 2,40,000, इसको किसको निकालना है, हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है जो 3 दे रखी है, और किस पर निकालनी है, सेल के ऊपर निकालनी है जो हमारी है 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू ये है और रिलेटिव वैल्यू ये है सेल की, और हमें निकालना क्या है 3 की वैल्यू क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब हम निकालेंगे इसको सोल्व करेंगे तो ये किस पे चला गया, 6 पे चला गया, 1,80,000 आ गया आपके पास, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, 1,80,000, तो यहाँ पे आप 1,80,000 रख दीजिए। ओपनिंग स्टॉक आपको निकालना है, परचेजेज आपको 1,96,000 की दे रखी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे नहीं रखी तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको 36,000 का, जो लास्ट में सामान रह गया आपके पास अनसोल्ड वो 36,000 था। अब यहां से हमने ये निकालना है, ये निकालना है। ओके, तो जब हम करेंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक, तो हम क्या करेंगे, इन सबको इधर लेकर जाएंगे, 1,80,000 में लेस कर देंगे 1,96,000 और ऐड कर देंगे 36,000। ओके, नाउ हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 20,000। राइट ऑप्शन आपका होगा सेकंड। नाउ द नेक्स्ट इज, खुद से करके देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज, इनमें से कौन सा इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट वो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, तो कौन से होते हैं, इनमें से पेटेंट्स हैं, पेटेंट्स, राइट। जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी चेंज माय सीटिंग पोजीशन। ओके, 82, द एरर विच डज नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, वो ऐसा एरर जो ट्रायल बैलेंस की एग्रीमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा, तो वो कौन सा हमारी फ्रेंड्स, देखो पोस्टिंग में कोई एरर आ जाती है तो ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है, नहीं करता मींस, और पार्शियल ओमिशन कर देते हैं उसकी वजह से भी 2 इफेक्ट होते हैं, इफेक्ट होता है एक साइड जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता है, पोस्टिंग रॉन्ग कर देते हैं उसकी वजह से ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, हमें डिडक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल एरर होता है उसकी वजह से
ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, राइट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट। एरर ऑफ द प्रिंसिपल आउट ऑफ द फॉलोइंग, हमें दो होते हैं हमारे, एक तो होता है कैपिटल रेवेन्यू, एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंसेस, एक होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो हमें इसमें कह रहा है कौन सा प्रिंसिपल आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल कौन सा है ये बताना है। तो 83 के डायरेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं, जो है सेकंड। अब क्रेडिट पर एक मशीन है, हमने क्रेडिट पे ली 20,000 की और उसको परचेजेस में डाल दिया, परचेज बुक में डाल दिया। तो मशीन हमारी कोई गुड्स थोड़ी ना है, ये हमारी एसेट है। हम इसमें कौन सा एरर कर रहे हैं? प्रिंसिपल एरर है, वो इसमें अवॉइड किया जा रहा है। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड। ये जाना चाहिए था मशीन अकाउंट में, डाल दिया इसको परचेज बुक में। नाउ द 84, goods worth 20,000 purchased from the RAM was entered in the sales book, this error will be। कोई 20,000 की गुड्स थी, परचेज की थी राम से और इसको सेल बुक में डाल दिया। खर्चे को हमने क्या दिखा दिया? प्रॉफिट दिखा दिया। सेल से तो हमें रेवेन्यू होता है। अगर हम ऐसा करते हैं, उससे अगर हमसे 20,000 रुपए का जो खर्चा था उसको हमने सेल्स बुक में डाला तो क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट है वो बेवजह से बढ़ जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट। Okay, again a new practical question is here. A और B are partners sharing profit in the ratio 5:3। A और B पार्टनर है, 5:3 में पार्टनरशिप में वो क्या करते हैं? शेयर करते प्रॉफिट। C को एडमिट किया 3/10 के लिए। The new ratio after C's admission will be। तो अब न्यू रेशियो कितना? ये तो ओल्ड रेशियो था 5:3, अब C आ गया 3/10 के लिए। अब नया जो रेशियो होगा वो क्या होगा? तो हम इसके लिए क्या करेंगे? जो हमारा जस्ट होल्ड ऑन, ये जो हमारा दे रखा है 3/10, इसको अगर ये C का है, C का 3/10 है। ओके, अब 1 में से मान लीजिए एक हिस्सा था, उसमें से 3/10 तो चला गया C के पास, बचा कितना? 7/10। 7/10 है ये, अब ये दोनों लेंगे, ठीक है। तो इनका निकालते ए का निकालेंगे रेशो, कितना लेगा? तो ये कितना लेगा? ये आपका 7/10 में से कितना लेगा? इसका ओल्ड कितना है? 5/8। ओके, तो कितना बना? 35/80। ऐसे ही B की वैल्यू निकालेंगे। B के लिए रेशियो कितना था? 7/10 में से ये लेगा 3/8, 20/80। तो हमारे पास न्यू रेशियो क्या आ गए? एक तो ये आ गया, एक B का आ गया। C की जो रेशियो है, न्यू रेशियो है 3/10 है। इसको हम 80 से अगर इसका बेस बना देते हैं तो मतलब हमें दोनों ऊपर और नीचे क्या करना पड़ेगा? 8 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना बनेगा? 24/80। तो हम यहां देख सकते हैं न्यू रेशियो आया 35:21 और 24। तो राइट ऑप्शन होगा आपका सेकंड। नाउ द 86, ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एक्स और वाई जी है, पार्टनर्स हैं। 2:1 में रिटायरमेंट हो रही है वाई की। अब गुडविल है, उसकी वैल्यू निकाली गई 1,20,000 की। किसके रिटायरमेंट पर? वाई की वैल्यू पे जब वैल्यूएशन किया तो 1,20,000 की गुडविल निकली। अब कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा एक्स और वाई का, किसकी वजह से? बी को कितना कंपनसेशन देंगे ये लोग? तो हमें पता चल रहा है वाई कौन सा था? सेकंड था। ये अपना क्या दे रखा है? इसकी गुडविल वैल्यू, इसको वो जाने से पहले उसको गुडविल की वैल्यू दी जाएगी। और किस में से दी जाएगी? 1,20,000 में से। तो इसकी जो वैल्यू बनेगी, इसकी बनेगी 2/5 इंटू 1,20,000, जो कितनी आएगी? 48,000 आएगी। और ये किसमें, ये कौन से उससे सेक्रीफाइस करेंगे? ये 2:1 से, मतलब शेयर करेंगे। ये 2 से लेगा, ये 1 से देगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ऑब्वियस सी बात है, यहीं पे देख लीजिए आंसर। इन दोनों को ऐड करने से क्या मिल रहा है? 48 मिल रहा है। और इनका रेशियो भी कितना है? 2:1 है। तो राइट ऑप्शन आपका होगा सेकंड। 87 क्वेश्चन। Uncalled amount on the share which can be called only at the time of company's liquidation। ऐसा क्वेश्चन है बार बार, ऐसा कोई मैंने अब तक कोई भी ऐसा पेपर सोल्व नहीं करवाया है जिसके अंदर ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। पता नहीं इतना फेवरेट कैसे क्वेश्चन हो सकता है। राइट ऑप्शन होगा जो केवल एक ऐसा अमाउंट जो केवल
वाइंडिंग अप के टाइम के मंगवाया जाता है इन्वेस्टर से, वो होता है रिजर्व कैपिटल। ओके। 88 शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड इन द फोरफीचर एंट्री। जो शेयर कैपिटल अकाउंट होता है उसको डेबिट किया जाता है फोरफीचर से। तो किससे करेंगे? तो जो जितना मंगवाया था, हम जो कंपनी ने जितना मंगवाया था उससे हम कोल्ड अप से करेंगे। ओके, क्योंकि कोल्ड अप किया और जो नहीं मिला उसी की वजह से तो उसको फोरफीचर कर रहे हैं। ओके, तो पहले तो ये क्या था, शेयर कैपिटल डेबिट था। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो किससे करेंगे, वो कोल्ड अप अमाउंट से करेंगे, शेयर्स की से। 88 का फोर्थ। अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कंपनी फोरफिट कर रही है 200 शेयर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 100 रुपए का एक है, 70 कोल्ड किए गए, शेयर होल्डर ने 50 रुपए दिए, मतलब 70 रुपए मंगवाए गए। 100 रुपए की चीज थी, 70 अभी तक मंगवाए थे, 50 इसने पे किए, केवल 20 नहीं किए, जिसकी वजह से बार बार मंगवाने पर इसने पे नहीं किया, तो इसको फोरफिट कर दिया गया। और कह रहे हैं उसको रेशियो किया गया 80 रुपीज के ऊपर। कितने पर? 80 रुपीज के ऊपर। तो इसमें कह रहा है द शेयर फोरफिटर अमाउंट विल डेबिटेड इन द रेशियो एंट्री विद। अब रेशियो एंट्री किससे करेंगे, तो उसके किससे करेंगे, 4000 से करेंगे। ठीक है। 89 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 रुपए का डिस्काउंट दे सकता था ज्यादा से ज्यादा ये, क्योंकि यहाँ पे 20 रुपीज का जो डिफरेंस है, सिर्फ इतना डिफरेंस वो दे सकता है। ओके, तो कितने पे हुआ, 20 पे। नाउ जस्ट होल्ड ऑन यार, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, आई डोंट। ओके, redeemable preference shares can be redeemed which undistributed profit are not available। ओके, जब हम रिडीम कर रहे हैं अपने प्रेफरेंस शेयर को, लेकिन हमारे पास हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, उस केस में हम अब कैसे करेंगे रिडीम को अपने प्रेफरेंस शेयर्स को? अगर हमारा प्रॉफिट जो है शोधनीय अधिनियम अंशों का शोधन किया जाता है, जब हमारे पास विभाजन योग्य लाभ उपलब्ध न हो, तो उस केस में क्या डिसीजन लिया जाएगा? तो उस केस में क्या करेंगे, हम इश्यू कर देंगे इक्विटी शेयर्स को और अपने डिबेंचर्स को क्या कर देंगे, रिडीम कर देंगे। राइट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। 91 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैन बी गिवन। अगर आपको रिडीम कर रहे हैं अपने प्रेफरेंस शेयर को और उनको क्या दे रहे हो, प्रीमियम पर कर रहे हो, तो उस केस में क्या करेंगे आप? 91 के लिए तो माय डियर फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, या तो उसको जनरल रिजर्व में से देंगे, रिडेम्पशन करेंगे, प्रीमियम देंगे, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होगा उसमें से देंगे, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या P&L अकाउंट से देंगे, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही मेथड से इनमें से अमाउंट हम निकाल के इनको दे सकते हैं, मतलब उनका प्रीमियम दे सकते हैं। ओके, ऑल ऑफ द अबव ओनली तो नहीं हो सकता है। ऑन डिबेंचर्स आर कैंसल्ड द प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन इज ट्रांसफर्ड टू। अगर अपने ही खुद के डिबेंचर को कैंसिल कर दिया जाए, मतलब हम बायबैक कर रहे हैं, हम कहते हैं कि एक पीरियड के बाद अगर हमने मान लीजिए मार्केट से वापस ले लेते डिबेंचर को, तब ये जो कैंसिलेशन है ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करेंगे? द प्रॉफिट ऑन द कैंसिलेशन इज ट्रांसफर टू। प्रॉफिट कैसे हुआ? आपने मान लीजिए कोई अपना डिबेंचर था 100 रुपए का दिया था, अब वो मार्केट में 80 रुपए का मिल रहा है, मतलब उसकी वैल्यू गिर गई, तो आप क्या करोगे, आप अपना जो कंपनी वापस ले लेगी इससे, मतलब खरीद लेगी कम कीमत पे, और हो सकता है उसका अगेन दोबारा से 100 रुपए हो जाए, तब यहाँ पे 20 जो रुपीज है उसका ज्यादा होने पर उसको सेल कर दिया कंपनी ने। ठीक है, मतलब डिबेंचर को आगे सेल कर दिया, और 80 रुपए जब हुआ, जब उसने उसको बायबैक कर लिया था। अब कहने का मतलब है कि 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, अब ये कहाँ जाएगा? तो ये देखो नॉर्मल केस तो है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है किसमें जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा, है ना। ऐसा थोड़ी वो ट्रेडिंग करते हैं इसके ऊपर, नॉर्मल कोर ऑफ द बिजनेस तो है नहीं, तो हमारा ये सेकंड पे रहेगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। लायबिलिटी इन द सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम द बिजनेस इज। जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसका लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। काफी लड्डू क्वेश्चन था, आप लोग बता सकते थे इजीली। मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर इन अ वैलिड पार्टनरशिप कितनी रहेगी? एक वैलिड पार्टनरशिप की बात करें तो मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? न्यू जो आया है एक्ट उसके अंदर 50 हो सकते हैं, ओल्ड के अकॉर्डिंग कितने थे? 20 थे आई थिंक। हाँ, ओल्ड पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 20 थे, लेकिन आज की बात करें तो एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 हो सकते हैं मेंबर्स। Which of the following statement is true about the partnership? पार्टनरशिप की बात करें तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? देखो, पार्टनरशिप बेस्ड होता है एग्रीमेंट में, बिल्कुल करेक्ट है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑप्शनल, बिल्कुल जरूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन किया जाए।
उनके ऊपर डिपेंड करता है रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नहीं कराते हैं। उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी होती है, तीन जितने भी वो होंगे पार्टनर्स उनके बीच में, ये सब सही है बातें हैं। सो सभी आपके ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर रिक्वायर्ड इन द प्राइवेट कंपनी, OMG, हाँ ठीक है, मिनिमम मेंबर कितने होंगे एक प्राइवेट कंपनी, मिनिमम पूछा है। मिनिमम देखो भी कोई कंपनी बनानी है तो कम से कम 2 तो होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में। 97 फंडामेंटल फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज, एक मैनेजमेंट का फंडामेंटल फंक्शन क्या होता है, तो क्या होता है उसका प्लानिंग करना, है ना। मैनेजमेंट क्या करता है, प्लानिंग करता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है। तो इसकी जो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये एकदम इंजेक्ट साइंस, मतलब इस पे विश्वास नहीं किया, अवास्तविक विज्ञान होता है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोफेशन होता है। रोल ऑफ प्लानिंग इज ऑफ, तो हमारा प्लानिंग का कौन करता है, उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 99। 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट के किसने दिए थे, लड्डू क्वेश्चन है, हेनरी फ्यूल ने दिए थे। रिकॉग्निशन द स्टॉक एक्सचेंज इज गिवन बाय, अगर स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्निशन कौन देता है, हमारे कौन रेगुलेट करता है, सेबी करता है स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट, या कैपिटल मार्केट को। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड जो हमारा है, ये सेबी जो था ये कब बना था, कब पास हुआ था। तो देखो यहाँ पे 1990 दे रखा है, लेकिन एक्चुअली नहीं, जस्ट होल्ड ऑन, ये हुआ था 1992 को, यहाँ पे दे रखा है 1992। तो इस सेबी हमारा सेबी एक्ट कब पास हुआ था, 1992 में। 103 अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ एनी कंपनी ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं। देखो जब स्टॉक एक्सचेंज पे जब हमारी कोई ट्रांजैक्शन होती है, अप्रूवल होती है, तो उसको क्या कहते हैं, वो लिस्टिंग हो रही है, क्या हो रही है, लिस्टिंग हो रही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ। 4 P's ऑफ द मार्केट इंक्लूड्स, 4 P's मार्केटिंग के कौन कौन से होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, यहाँ पे प्लेस नहीं है, प्लेसमेंट है, तो ये नहीं है, ये दोनों रहेंगे यहाँ पर 4 P's में। किसने दिए थे, मैकार्थी ने दिए थे 4 P's हमारे मार्केट मिक्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो कौन सी हमारी सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। जो न्यू मार्केट कॉन्सेप्ट आया या मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया है मार्केट का, वो किस पर सेंटर्ड है, कस्टमर ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज, एडवर्टाइजमेंट जो हम करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम अपने प्रोडक्ट के लिए, जो हमारा नया प्रोडक्ट उसको इन्फॉर्म कराना चाहते हैं कस्टमर से, और रिमाइंड भी कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा थर्ड। एक सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है फॉर अकाउंटिंग ईजा, जब हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है वो हमारा क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। तो राइट ऑप्शन होगा 6। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय।